क्या दिन गया क्रिकेट के लिए। एक तरफ विराट कोहली का हाफ सेंचुरी, दूसरी तरफ रोहित शर्मा का हाफ सेंचुरी, ऑब्वियसली 5 मैच मिला के, फिर करुण नेर का कमबैक, उसके बाद हैट्रिक्स ऑफ रनआउट। टू मच टू एब्जॉर्ब इन अ डे। लेकिन शुरू कहां से किया जाए। ये आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने एक नया रूल लाया कि सेकंड इनिंग्स पे आपको ड्राई बॉल मिल सकता है अगर ड्यू हो और अगर अंपायर एग्री करे तो। ठीक है, सेकंड इनिंग्स पे आज के दिन 4th ओवर पे ड्यू आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अंपायर फाइनली 14th ओवर पे एक ड्राई बॉल देता है। हार्दिक पांड्या सीधा वो बॉल करण शर्मा के हाथ में देता है। 14th ओवर पे करण शर्मा उस चेंज बॉल के साथ सिर्फ 6 रन देता है और स्टब्स को आउट करता है। 15th ओवर मिचेल सेंटर का सिर्फ 7 रन। 16th ओवर करण शर्मा का 6 रन और केएल राहुल का विकेट। 17th ओवर ट्रेंट बोल्ट का सिर्फ 3 रन, जिसमें सिर्फ 3 और 4 यॉर्कर भी था। 18th ओवर मिचेल सेंटर का 16 रन और विप्रश निगम का विकेट। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ न्यू चेंज बॉल के लिए, ड्राई बॉल के लिए। वरना अगर विप्रश निगम का विकेट देखो, अगर वो वेट बॉल होता ड्यू के साथ, वो बॉल इतना स्लो जाता ही नहीं, वो इतना ज्यादा जल्दी ग्रिप करता ही नहीं। सेम ट्रेंट बॉल के हाथ से इतना परफेक्ट यॉर्कर्स गिरता ही नहीं अगर बॉल वेट होता तो। और ना ही शायद आपको 14 से लेकर 19th ओवर तक 4 ओवर स्पिनर को देखने को मिलता अगर वो वेट बॉल होता। ड्राई बॉल था इसलिए हुआ। कुछ तो फेवर में लाया बॉलर्स के, कि वरना आज के दिन बॉलर्स के बारे में सोचता कौन है। इट्स एन आउटस्टैंडिंग रूल जिसका आज रिजल्ट मिला है। अगर एक टाइम पे देखो, दिल्ली को 13th ओवर के बाद 145 फॉर 4 था, सिर्फ 42 बॉल्स पे 61 चाहिए था। अगर वो पुराना बॉल नहीं होता, जो वेट बॉल होता, वो होता तो आराम से दिल्ली शायद चेस कर लेता, लेकिन ड्राई बॉल की वजह से पॉसिबल हुआ है। थोड़ा अभी आशुतोष शर्मा के बारे में बात करते हैं। मैं एलएसजी वाले मैच पे भी ये चीज कहा था, जहां पे दिल्ली जीत गया था, अनबिलीवेबल चेस कर दिया था। मैंने कहा था कि आशुतोष को खुद पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखना है कि उसके हाथ पे अगर लास्ट ओवर पे 15-16 भी चाहिए होगा, वो एक दो शॉट मार के कर देगा। उस दिन भी आपको याद होगा, 19th ओवर के लास्ट बॉल पे उसने सिंगल नहीं लिया, बाउंड्री मार दिया थोड़ा रन कम करने के लिए, और मोहित शर्मा स्ट्राइक पे आ गया था। अगर ऋषभ पंत स्टंपिंग कर देता, वो मैच दिल्ली हार चुका था। और आज भी देखो, 19th ओवर बुमराह का था, उसने 2 चौका मार दिया था। 8 बॉल पे 15 चाहिए था। 2 रन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता था अगर आपको सिंगल नहीं लेना था। आप डॉट बॉल खेल लेते अगर आपको स्टार्ट को लेना था। आप लास्ट बॉल पे सिंगल लेके आखिरी ओवर में 6 बॉल पे 14 बना लेते। आपके लिए क्या है 6 बॉल पे 14? 3 आपको हिट करना, 3 बॉल पे लाइक 50% ऑफ बॉल को हिट करना। और लास्ट ओवर कौन डालता आपको पता भी नहीं। शायद ट्रेंट बोल्ट डालता, शायद हार्दिक पांड्या डालता, आपको पता भी नहीं, डालने दो ना उनको। लेकिन नहीं, लास्ट ओवर तक मैच गया भी नहीं। पहले आशुतोष खुद पे वो कॉन्फिडेंस है नहीं, वो मैं पहले मैच पे कह रहा था। भाग गया जल्दी में, रश में रन आउट हो गया जहां पे 2 रन था भी नहीं। फिर सेम चीज कुलदीप यादव अगले ही बॉल पे करता, और कुलदीप खुद को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा उसको समझ में आया कि वो स्टार्क से बेटर बल्लेबाज है। मेरे हिसाब से नहीं है, T20 में एटलीस्ट नहीं है। फिर अगले बॉल पे मोहित शर्मा और स्टार्क भाग गया, उस पर रन आउट। और तीनों थ्रो देख लो। पहला थ्रो आशुतोष का मान लो, वो बैकवर्ड पॉइंट से उलझे थ्रो करता है, परफेक्ट हाइट पे थ्रो करता है, सीधा इसके रायन निकलकर के हाथ पे, अच्छा कलेक्शन, रन आउट उधर। फिर दूसरा थ्रो जहां पे कुलदीप रन आउट हुआ, वो राज बाबा था, जो लॉन्ग ऑन से भाग के थ्रो किया, वो भी आउटस्टैंडिंग हाइट पे थ्रो किया, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन बाय रायल निकलटन, उधर कुलदीप रन आउट। और लास्ट जो रनआउट मोहित शर्मा का हुआ है, वो तो मिचेल सेंटर है ही ब्रिलियंट फील्डर। एक थ्रो मारा, एक हाथ से पिक करके डायरेक्ट हिट, रन आउट। 3 बॉल पे 3 रनआउट। लास्ट ओवर तक मैच गया भी नहीं। अगर लास्ट ओवर तक थोड़ा बहुत स्टार कुलदीप भी खेल लेता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आशुतोष को होना ही चाहिए था, एटलीस्ट आप इतना रन तो नहीं हारते, आप आपको एक बेस्ट पॉसिबल चांस तो देते। और मैं आशुतोष से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। आप बार बार सेम मिस्टेक रिपीट नहीं कर सकते। आप फिनिशर हो, आप पे सब कुछ है। बस सिर्फ इस साल की बात नहीं है। आपने पंजाब के अगेंस्ट, जब पंजाब के लिए खेलते थे, तब भी मुंबई के अगेंस्ट बुमराह को आपने मारा था। तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रहो, एक दो बॉल आपको मिलेगा मारने के लिए। बुमराह ने आपको डाला ना एक फुल टॉस, और भी डालता क्या पता लास्ट बॉल पे। आप वेट करते, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, मैच आराम से जीत जाते। इतना रश पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आशुतोष एज ए फिनिशर ग्रो करेंगे, नॉट एज ए, मतलब बैटिंग स्किल के बारे में बात नहीं करूँ, मेंटली थोड़ा ग्रो करेंगे कि इधर से मैं खुद फिनिश कर सकता हूँ। मुझे 2-3 बॉल चाहिए होगा हिट करने के लिए, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने अंदर लेता हूँ। मैं रश पे नहीं रहूंगा। थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, जो आप पे आपको चाहिए। आप थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। मुंबई पहले बैटिंग करता है, पहले 4 ओवर पे 46 फॉर 0। अच्छा स्टार्ट रायन निकलर ने दिया था, और रोहित शर्मा ने भी 2 बेहतरीन ड्राइव लगाया था। ठीक है, स्टार्क को। स्टार्क आज के दिन भी पावर प्ले में पहले 2 ओवर पे 30 रन खा चुका था। बैक टू बैक 2 मैच पावर प्ले में बहुत खराब बॉलिंग किया है। 5th ओवर अक्षय पटेल देता है विप्रज निगम को। उस ओवर पे सिर्फ 5 रन देता है विप्रज निगम, और आते ही रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर देता है। आउटस्टैंडिंग बॉल जो गिर के थोड़ा स्किड करके आया, रोहित शर्मा स्लॉक स्विप खेलने जाता है, सीधा प्लम्प हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। विप्रज निगम का फॉर्म भी देख लो, पावर प्ले में हमेशा आता है, हमेशा विकेट के जाता है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, और आज बैटिंग भी अच्छा किया था। एलिजिबल मैच में बैटिंग से बहुत अच्छा किया था। ठीक है।
अब 8th ओवर पे कुलदीप आके गूगल डालता है जिसपे रायन रिकल्टन बोल्ड हो जाता है, वो हाथ से पड़ ही नहीं पाया, हालांकि अच्छा बैटिंग कर रहा था 25 बॉल पे 41, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर मुंबई कि 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेला है और इंटेंट भी बहुत अच्छा था। 13th ओवर आता है विप्रेश निगम का थर्ड ओवर जिसपे उसने तिलक को आउट कर दिया था ऑलमोस्ट। ट्रिस्टन स्टब्स के बाद एक इजी कैच था, लेकिन स्टब्स के नजरे होते हैं फ्रेजर मैकगफ पे, और फ्रेजर मैकगफ हालांकि बहुत दूर था, और इस चक्कर में स्टब्स कभी बॉल के लाइन पे पहुंचा ही नहीं है, बॉल उसके ऊपर से पीछे से जा रहा था और वो आगे खड़ा हुआ था, है ना। अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते भी फिर भी बॉल के लाइन पे पहुंचे थे, वो इजी कैच होना चाहिए था। 14th ओवर पे कुलदीप आके गूगल डाल के सूर्या को आउट करता है। सूर्या भी अच्छा खासा बैटिंग करके गया है, 85% शॉट तो आज स्वीप पे आया और लेग साइड पे आया, ऑफ साइड पे कोई शॉट था ही नहीं, और फाइनली ऑफ साइड पे खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पे हाथ पे कैच मारा है। फिर विप्राज अपने 4th ओवर पे आके हार्दिक पांड्या को भी आउट कर देता है। 17th ओवर से थोड़ा रन आना स्टार्ट हुआ है। 17th ओवर मोहित शर्मा उसमें 13 रन देता है। 18th ओवर स्टार्क का 13 रन, लेकिन उस ओवर में अक्षर पटेल ने जो एक फील्डिंग किया है, नमन दिर का ऑलमोस्ट छक्का लिखा हुआ था शॉट पे, अक्षर पटेल लॉन्ग ऑफ से भागते हुए थोड़ा स्ट्रेट पे आके जो डाइव मार के ऊपर जंप करके 5 रन बचाए, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, और वो कैच पकड़ लेते, शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था उस ओवर पे 13 रन। 19th ओवर मोहित शर्मा का फिर से एक इजी कैच छूट गया, मुकेश और आशुतोष के बीच से बॉल चला गया, दोनों कोलाइड हो गए एक साथ, उस ओवर पे 13 रन। लास्ट ओवर मुकेश का जिसमें वो तिलक का आउट करता है। अभिषेक पोल का एक बेहतरीन कैच था, बहुत अच्छा कैच था, खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। उस ओवर पे 11 रन, तिलक बैक टू बैक 50, 33 बॉल पे 59। जो लोग कह रहे थे ना जब तिलक को रिटायर्ड आउट कर दिए थे कि तिलक इधर से अच्छा नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस पूरा शटर कर दिया हार्दिक पांड्या, आके बैक टू बैक 50 और बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत अच्छा बैटिंग किया। अगर आप देखो 205 बना थे मुंबई, मेरे हिसाब से थोड़ा पार स्कोर से कम था, क्योंकि पिछले साल इस पिच पे पार स्कोर था 224 आईपीएल में, तो इससे तो कम ही था। और सेकंड इनिंग्स में हमेशा ड्यू आता है इस पिच पे, हमेशा बैटिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक चीज हो जाना चाहिए था। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आजकल कि अक्षर पटेल, शायद मैंने पिछले मैच में कहा था, अभी तक 5 मैच खेल चुके दिल्ली, एक भी विकेट नहीं लिया अक्षर पटेल। ऐसा लास्ट कब हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि अक्षर पटेल 5 मैच खेल जाए बिना विकेट लेके, और पिछले 1-2 मैच से तो उसको खुद पे बिलीव भी नहीं हो रहा कि वो खुद को 4 ओवर दे भी, 2-2 3-3 ओवर डाल रहे हैं, है ना, विच इज नॉट गुड फॉर दिल्ली। क्योंकि अगर आप देखो, चलो बैटिंग से भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया अक्षर ने अभी तक 5 मैच पे, लेकिन फिर भी बैटिंग से लग नहीं रहा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। बॉलिंग से उसका लेंथ बहुत ही शॉर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा, इतना शॉर्ट अक्षर पटेल डालता नहीं, ज्यादा बैक ऑफ द लेंथ, ज्यादा शॉर्ट डिलीवरी डाल रहे हैं, वो भी स्टंप से बाहर, स्टंप को ज्यादा अटैक कर नहीं रहा है, बहुत मार भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है। मतलब विकेट तो लेना ही चाहिए अक्षर पटेल को, इधर एक प्रॉब्लम है। अब जब दिल्ली चेस करने आते हैं, पहली बॉल दीपक चाहर का एक बॉल जो गिर के थोड़ा सा बाहर गया, उसमें फ्रेजर मैक का अपर ड्राइव करते हुए अपीच ड्राइव करते हुए कैच आउट, उसका फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है। उसके बाद क्योंकि आज फैफ डुप्लेसिस इंजर्ड था, करुण ने आता है एज एन इम्पैक्ट साफ, आके ही पहली ओवर पे ट्रेंड बॉल के 2 कवर ड्राइव मारता है, आउटस्टैंडिंग शॉट था। उसके बाद एक कट पे चौका, फिर बुमराह को जो पहला बॉल फेस करता है उस पे इनसाइड आउट कवर के ऊपर से चौका, उसी ओवर पे बुमराह को रूम बना के कट करते हुए चौका। बुमराह लेके आते हैं पावर प्ले का लास्ट ओवर, बुमराह को फ्लिक करते हुए छक्का, उसके बाद बुमराह को अपिच ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। मैंने बहुत कम देखा है कि कोई बैट्समैन बुमराह को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अपिच ड्राइव करते हुए छक्का मार दे। कौन कहेगा करुण नेर को देख के कि 2022 के बाद पहला आईपीएल मैच खेल रहे हैं, आप होंगे बुमराह, लेकिन मैं डोमेस्टिक में 800 रन बना के आया हूं, मेरे साथ नहीं। इतना क्लीन हिटिंग किया है, बुमराह के 9 बॉल फेस किया है, बुमराह के 9 बॉल फेस करके 26 रन बनाया करुण नेर, जिसका कहीं भी इंडियन टीम में जगह नहीं बन रहा है। 9 बॉल खेल के 26 रन, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट। ट्रेंट बोल्ट अगेन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, उसके 5 बॉल खेल के 12 रन। करुण नेर आज जिस फॉर्म पे था उसको सिर्फ एक अनप्लेबल डिलीवरी आउट कर सकता था, जो मिचेल सेंटर ने किया। 40 बॉल्स पे 89 रन, 222 का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग शॉट। थोड़ा ऐसा नहीं है कि अच्छे सिचुएशन पे बैटिंग करने आया था, 0 पे 1 था दिल्ली, तब जाके करुण नेर बैटिंग करने आया है, और पहली बॉल से जिस तरह से बैटिंग किया है, ऐसा एक बाउंड्री नहीं आया है जो इनसाइड एज आउटसाइड एज से आया होगा, एक बाउंड्री नहीं। खुद अपने बैट के मिडल से मार रहा था, खुद फील्ड के साथ खेल रहा था, जहां चाह रहा था वहां मार रहा था। स्पेशली बुमराह और हार्दिक और ट्रेंट को जिस तरह से मारा है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग के, इनफैक्ट बहुत सारे रिवर्स से भी बहुत अच्छा खेला है। लेकिन 10 ओवर तक सब कुछ ठीक था, 113 फॉर 1 था दिल्ली, और लगा था कि आराम से मैच जीत जाएंगे, क्योंकि ड्यू जैसे जो मैंने कहा था 4th-5th ओवर में आ गया था। 11th ओवर में करण शर्मा आके, करण शर्मा भी एज एन इंपैक्ट आया था मुंबई के लिए, वो अभिषेक पोरल को आउट करता है, एक स्लॉग स्वीप खेलने गया जहां पे एक अच्छा कैच था फील्डर का, कौन था फील्डर में थोड़ा बोल, शायद नमनदीप था, बहुत अच्छा फील्डर था।
25 बॉल बना के 33 बनाए और अभिषेक पुरोहित मेरे हिसाब से एक डिसेंट नॉक खेल के गया, जो मैं बेंगलुरु के अगेंस्ट मैच पे कंप्लेन कर रहा था कि वो शॉट बनता नहीं था अभिषेक पुरोहित से कि आके एक्रोस रन खेलने चला गया। आज बहुत ज्यादा टाइम लिया है, करुणर का साथ दिया है, जो उससे चाहिए था, जो उसका रोल था कि एक पार्टनरशिप बिल्ड करे उस मोमेंट पे आके, वो पार्टनरशिप बिल्ड किया। फिर एक्सेलरेट करते वक्त वो आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद सेंटर आके वो बॉल डालते हैं अनप्लेबल डिलीवरी, जो गिर के थोड़ा सा ऑफ मिडल पे गिर के शार्प टर्न होके टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके लगता है, उसपे बोल्ड हो जाता है। करुण नायर की इनिंग्स पे ऐसे तो मुझे कोई भी नेगेटिव साइड नजर नहीं आया। एक चीज जो शायद करुण नायर जिस पे काम कर सकता है वो है रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि 4-5 बार मिक्सअप हो गया था उसका अभिषेक पुरोहित का, ठीक है। और एक डायरेक्टेड होता, एक अच्छा थ्रो होता तो कब का करुण नायर आउट हो सकता था। जब अगर आप इतना अच्छा बैट्समैन हो, इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हो, अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को मार रहे हो, थोड़ा बहुत रनिंग बिटवीन द विकेट पे काम कर लो। वो चांस दो ही मत कि कोई आपका किसी और तरीके से आउट कर दो। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके गया है, लेकिन फिर प्रॉब्लम उधर से स्टार्ट होता है, जो मैंने कहा था, ठीक है, कि ड्राई बॉल आता है, फिर 14, 13, 14, 15, 16 ओवर में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। 13 ओवर में बुमराह आके एक डाउन द लेग लो फुल डालता है, जिसपे अक्षर पटेल फ्लिक करने गया, उधर वो उसका बैट पहले ही क्लोज हो गया, आउटसाइड एज लग के वो आउट हो गया। फिर 14 ओवर में ड्राई बॉल आया था, उधर से रन बनाए नहीं बिल्कुल। 16 ओवर में विप्रेस निगम ने हालांकि सेंटर को मारा था, और कमेंटेटर थोड़ा हार्दिक पांड्या के कैप्टन से भी क्वेश्चन करने लगे थे कि क्या वो ओवर सेंटर का बनता था, क्योंकि हार्दिक का भी एक ओवर बचा था, ट्रेंट बोल्ट का 2 ओवर बचा था, तो आप तीनों मिलकर वो ओवर डाल सकते थे। लेकिन वो ओवर सेंटर डाला, हालांकि मार खाया था, लेकिन उसके बाद एक स्लोअर डिलीवरी डाल के आउटसाइड ऑफ रख के विप्रेस निगम को आउट कर दिया। मैं ज्यादा ब्लेम निगम को नहीं करूंगा, हाँ, क्योंकि उसने एक छक्का मार दिया था, एक चौका मार दिया था, थोड़ा शायद और काम एंड कंपोज रह के बैटिंग कर सकता था, एक इजी चेंज हो जाता इस पोजीशन से, शायद थोड़ा आराम से बैटिंग कर लेता, थोड़ा जल्दी आ गया कदमों का इस्तेमाल करके। लेकिन ठीक है, बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, मतलब अभी क्या दूसरे टाइम उसका बैटिंग है, दूसरे तीसरा टाइम बैटिंग आया है, थोड़ा बहुत तो फंसेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो फंबल करेगा। उसने जो किया उससे मैं थोड़ा ज्यादा मतलब ये नहीं हूँ, शॉक नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। जो आशुतोष ने किया उससे मैं दुखी हूँ, क्योंकि बहुत हाई रेट करता हूँ और हैवी कैलिबर तो उसमें है, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बन सकता है, रिस्ट पे बहुत पावर है, बैटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई भी बॉलर को वो मार सकते हैं। हमने पिछले साल आईपीएल में देख लिया, वो सब बॉलर को मार रहा था, जितने मैं बड़े बॉलर का नाम ले लो, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो चाहल हो, सबको मार रहा था। फिर जरूरी नहीं है ऐसे रन लेने का, ठीक है। लेकिन जो फील्डिंग मुंबई ने किया एंड पे, आउटस्टैंडिंग फील्ड किया। मैं तो बॉलिंग से ज्यादा ऑब्वियसली करण शर्मा का तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। 4 ओवर पे 36 देके 3 विकेट, उसमें से पहले 2 ओवर पे 24 रन दे चुका था, जो वेट बॉल था। जैसे ड्राई बॉल आया, बाकी 2 ओवर पे सिर्फ 12 रन दिया, 3 विकेट लिए। तो दिस चेंज जो मैं पहले मेंशन कर रहा था। करण शर्मा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। सेंटनर ने भी मुझे लगता है कि लास्ट के 2 ओवर में, अगर लास्ट 30 पहले 3 ओवर में बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। बोल्ट का वो लास्ट ओवर बहुत अच्छा था। बुमराह का वो बीच वाला ओवर, लास्ट 2 ओवर, मतलब एक ओवर बुमराह डाला 13th ओवर, हाँ 13th ओवर एक डाला था जहाँ पे अक्षर पटेल को आउट किया था, और फिर वो 19th ओवर डालना था। वही दोनों ओवर बुमराह का भी बहुत अच्छा था। फिर भी मुझे, मेरा मानना है, जो फील्डिंग की आज मुंबई ने बाउंड्री पे, वो थ्रो विल जैक्स का इतना परफेक्ट हाइट पे आया है। एक कीपर शायद इससे बेटर थ्रो एक्सपेक्ट नहीं करता है बाउंड्री फील्डर से, कि मेरे वेस्ट लेवल पे हाइट पे आए, थोड़ा सा नीचे लेकर चलेगा, ना नी हाइट पे ना ऑकवर्ड बाउंस। आउटस्टैंडिंग थ्रो था, सेम थ्रो राज बाबा का था। वो एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर आया था राज बाबा, किसके सब्स्टिट्यूट पे आया है मुझे, करण शर्मा के सब्स्टिट्यूट पे आया था, क्योंकि करण शर्मा के लास्ट ओवर पे एक कैच छूट गया था, तो उसको उंगली पे लगा था, ठीक है, और शायद एक रनआउट का चांस भी था उधर आशुतोष का फॉलो ऑन पे। वो उधर वो इंजर्ड हो गया तो वो बाहर गया, उसकी जगह राज बाबा आया था। अगर करण शर्मा होता, करण शर्मा इतना अच्छा फील्डर नहीं, हालांकि अच्छा फील्डिंग कर लेते, इतना इतना अच्छा फील्डर नहीं है। राज बाबा का थ्रो शोल्डर में पार होना चाहिए कि आप लॉन्ग ऑन से इतना अच्छा थ्रो कर दो कीपर की तरफ, बहुत अच्छा थ्रो था। फिर मिचेल सेंटर तो है ही आउटस्टैंडिंग फील्डर, और मिचेल सेंटर आज के दिन और एक बेहतरीन फील्डिंग की है, क्योंकि स्मॉल मार्जिन से जीता, इतना बड़ा मार्जिन नहीं था, फिर भी अगर आपको याद होगा, एक थ्रो सूर्य कुमार ने मारा था, डायरेक्टेड था, ठीक है। वही करुण नेर बार बार मिक्सअप कर रहा था अभिषेक पटेल के साथ, बीच में 6-7 बार ऐसा हो गया था, तो करुण नेर ही था, डायरेक्टेड था। उसके बाद जो डायरेक्टेड था, उसके बाद शायद बाउंड्री भी चला जाता, 5 रन मिल जाता। मिचेल सेंटर क्या कूद के वो हाथ लगाया बॉल पे, सिर्फ 1 रन एक्स्ट्रा मिला। तो मिचेल सेंटर ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग किया, हमेशा आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करते हैं। छोटे छोटे डिटेल्स है जो मैच पे मेरे हिसाब से मैटर करता है ना। ऐसे अगर फील्डिंग करते हो मैटर करता है, क्योंकि बाकी टीम तो फील्डिंग होता नहीं है। बहुत सारे टीम, आज दोपहर का मैच देख लो, ना आरसीबी से ठीक से फील्डिंग हुआ है, ना आरआर से ठीक से फील्डिंग हुआ है, और फील्डिंग मेरे हिसाब से आरआर को थोड़ा बहुत मैच पे तो पीछे लेके गए। इस मैच पे मेरे हिसाब से ठीक है, मुंबई ने बहुत अच्छा कमबैक किया, अच्छा क्रिकेट खेला भी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बैटिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ऑब्वियसली मैं रोहित शर्मा के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं रोहित शर्मा को बहुत बड़ा बैट्समैन मानता हूँ ओडीआई का, इस पे कोई डाउट ही नहीं। इनफैक्ट T20 का भी बहुत बड़ा बैट्समैन मानता हूँ। जो इंटेंट के साथ रोहित शर्मा बैटिंग करता है, वो बहुत सारे बैट्समैन ट्राई करके भी कर नहीं पाते थे इंडिया के लिए, है ना। बस अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, 2023-24 इससे पहले की बात नहीं कर रहा। रोहित शर्मा इस टाइप का बैटिंग बहुत पहले से कर रहे हैं। हालांकि बहुत लोग कहते थे कि T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इतना ज्यादा रन बनाया नहीं था, पिछला T20 वर्ल्ड कप छोड़ दो, बहुत तो यही प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में रन बना के दिखा दिया, लेकिन
आईपीएल में प्रॉब्लम तो है और मैं बार-बार रिपीट करके मैं ये दोहराना नहीं चाहता हूँ कि मैं रोहित शर्मा को हिट करता हूँ। मैं बिल्कुल भी उनको हिट नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन उनको फिक्स आउट करना पड़ेगा। आज टच पे लगा था, 2 कवर ड्राइव बहुत अच्छा था कवर के ऊपर से। फिर आपको याद होगा जब पहला बॉल दूसरा ओवर था मुकेश का, उसपे एक इन स्विंगर पे फँस गया था ऑलमोस्ट। बैट नहीं आता, इनसाइड नहीं आता, वो क्लीन प्लम था उधर भी, ठीक है? फँस जाते हैं रोहित शर्मा, मुझे पता नहीं क्यों? फिर वो जो बॉल पे आउट हुआ, तो एक प्रॉब्लम है मुंबई के साथ। विल जैस का थोड़ा बैटिंग पे आ जाए तो अच्छा होगा। बाकी सूर्य ने आज अच्छा बैटिंग किया, तिलक बैक टू बैक 2 मैच में अच्छा किया है। हार्दिक का ठीक है, कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, आज एटलीस्ट खुद को ऊपर भेजा है, ठीक है। बाकी मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, बॉलिंग अच्छा किया है। वन ऑफ द डे जहाँ पे बुमराह पहले 2 ओवर पे बहुत मार खाएगा, पहले 2 ओवर पे 29 रन दिए बुमराह ने पावर प्ले में। मैंने बहुत कम देखे कि बुमराह 12 बॉल पे 20 रन दे दे, वो भी पावर प्ले में। लेकिन अच्छा कमबैक किया। दिल्ली के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नेगेटिव था नहीं, ज़्यादा कुछ वीकनेस है नहीं। मतलब इतना सोचने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग क्योंकि मुझे बोलते हो कि मैं पेसिमिस्ट हूँ, मैं नेगेटिव ढूँढ ही लेता हूँ। तो मैंने एक तो ढूँढ लिया कि अक्षर पटेल का फॉर्म, ना बैटिंग पे कुछ कर रहा है, ना बॉलिंग पे कुछ कर रहा है। कैप्टनसी हालाँकि बहुत अच्छा कर रहा है, बैटिंग से मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि आउट ऑफ टच है। शॉट्स तो आ रहे हैं उसके बैट से, है ना? वो होता है ना एक चीज़ कि आप वर्कआउट से पहले, जिम से पहले प्री वर्कआउट लेते हो, दिमाग में एक रश रहता है कि अभी जाके सब पीआर तोड़ दूँगा, ये उठा लूँगा, 50 केजी का डंबल उठा लूँगा। एक रश पे रहता हूँ ना, अक्षर पटेल पे वो रश चल रहा है अभी क्योंकि कैप्टन बना है नया-नया। सब कुछ मैं कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो थोड़ा-सा शांत हो जाएगा ना, थोड़ा-सा पेशेंस कम है क्योंकि अगर आप बैटिंग पे भी देखो ना, आके ही बहुत रश कर रहा था, है ना? वो आ जाएगा तो शायद बैटिंग पे रन आ जाएँगे। बॉलिंग पे थोड़ा बहुत कमज़ोरी मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा ही शॉर्ट लेग डाल रहा है या फिर ज़्यादा ही थोड़ा लाइन भी अगर देखो थोड़ा लेग स्टंप के बाहर हो रहा है, थोड़ा फुल लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं, वो थोड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि अक्षर पटेल पास्ट मैच में विकेट ना ले, ये तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, ठीक है? बाकी फ़ील्डर तो वो है ही बहुत अच्छा। एक जो मुझे लग रहा है कि फ्रेज़र मैकगल को ड्रॉप करने का टाइम आ गया है। ठीक है, आप हमेशा सोचते हो कि फ्रेज़र मैकगल 1 मैच पे खेलेगा, एक तरफ़ा कर देगा मैच को, 6 ओवर में पावर प्ले में आप 100 रन बना दोगे, ठीक है, 1 मैच में करेगा, बाकी 3 मैच खराब भी तो करेगा वो। वो 3 मैच में आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो? हमेशा चूज़ कंसिस्टेंसी, है ना? वो एक्स फैक्टर के ऊपर आप कंसिस्टेंसी को हमेशा चूज़ करो क्योंकि अभी करुण ने बहुत अच्छा खेला, आप करुण को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो जब फैफ आएगा, फैफ इज़ अ बेटर कंसिस्टेंट प्लेयर हर एक साल में। बार-बार कहता हूँ फैफ को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए आईपीएल में उतना रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन आईपीएल। कोई डाउट ही नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। तो मेरे हिसाब से अगले मैच से फ्रेज़र मैकगल को आप ड्रॉप कर सकते हो और अभिषेक पुरोहित के साथ फैफ डु प्लेसिस ओपनिंग कर सकता है, मतलब जब वो फिट हो जाएगा, है ना? उम्मीद करता हूँ अगर मेगा को मौका मिल रहा है वो अच्छा बैटिंग करे, लेकिन जब से पिछला आईपीएल खत्म हुआ है, वो कहीं पे भी ना बीबीएल पे चला, ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में चला, कहीं भी चल नहीं रहा है, ठीक है? तो अभी भी यही हाल है उसका और अभी तो स्ट्राइक रेट भी कम हो गया, ऐसा नहीं कि 2 बॉल पे मारते हुए आउट हो जाता है, कुछ क्या करता है मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है? ये 2 वीकनेस है, बाकी तो वीकनेस नहीं है। कुलदीप यादव शानदार बॉलिंग की है, 4 ओवर पे 23 रन देके 2 विकेट, विपरीत निगम जो कर रहे हैं 20 ईयर्स ओल्ड बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी मेरे को कुछ नज़र नहीं आता। मुकेश हमेशा थोड़ा मार खाता है। मोहित शर्मा अच्छा बॉलिंग किया है। बाकी कुछ है नहीं। स्टार्क बैक टू बैक 2 मैचेस में थोड़ा मार खा गया, लेकिन ठीक है, स्टार्क का ही चलता है। और जो जिस लेवल का बॉलर स्टार्क है, आप उनको तो मतलब कभी भी टीम से बाहर नहीं कर सकते, है ना? आप उन पे वो बिलीफ रखोगे। एक नटराजन क्योंकि अभी भी शायद फिट नहीं है, वो नहीं है। नटराजन आता तो शायद एक बॉलिंग में थोड़ा और बेटर हो सकता था। लेकिन ठीक है, मोहित शर्मा ने अभी तक इतना खराब नहीं किया, ना ही मुकेश ने इतना खराब किया है। एक मैच हारना चाहिए था दिल्ली को, तो हार गया, ठीक है, अब सीख जाएँगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आशुतोष थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आए अपनी बैटिंग पे, खुद पे वो सेल्फ बिलीफ रखे कि अगर लास्ट ओवर में 20 रन भी चाहिए होगा, मैं 20 6 की 6 बॉल खेलूँगा, लास्ट बॉल तक खेलूँगा। अगर आप इतना धोनी से बात करते हो, धोनी के साथ फ़ोटो डालते हो, उनका माइंडसेट समझना चाहते हो, तो उन्होंने भी यही किया अपने प्राइम पे कि ला खुद पे बिलीफ रखें, चाहे वो मैच हार जाए, पूरा ब्लेम खुद पे ले लो। ये नहीं होना चाहिए कि 19th ओवर के पे आप चौथे बॉल पे आप सिंगल लेते हो, सिंगल की जगह डबल लेते हो, रिस्क लेके भाग के रन आउट हो जाते हो, है ना? ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप बढ़िया कर रहे हो, दिल्ली बढ़िया कर रहे हैं, मुंबई ने बहुत अच्छा खेला है। हार्दिक पांड्या जिसने भी आज विकेट लिया है, सबको गले लगा के चुम्मा ले लिया, ठीक है? आप थोड़ा-सा आरसीबी वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, वरना लोग कहेंगे कि आरसीबी जीत गया, मैं इसलिए उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ शायद इस आईपीएल में मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया कि अगर आप कोई टीम को 174, 175, 180 अराउंड टारगेट दे रहे हो और चेस करने वाले टीम में एक बैट्समैन है विराट कोहली, फिर 98% टाइम आप मैच हार ही जाओगे। मैंने और भी 3 बैट्समैन का नाम लिया था, गिल, साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़ इनफैक्ट। ऐसे बैट्समैन हैं अगर आप 170, 174 का टारगेट दोगे, इनको उनके कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही नहीं पड़ता है। ये लोग सिंगल, डबल लेके एक बॉल को वेट करेंगे, 2 ओवर में 1 बॉल जो खराब गिरोगे उसमें बाउंड्री मारेगा, वो मैच आराम से जीत जाएगा। मतलब विराट कोहली स्पेशली उस लेवल का बैट्समैन है। अगर आप टी20 में उनका 174, 175, 180 का टारगेट दोगे, आप उस टीम को 98% टाइम हरा नहीं पाओगे। अगर उस टीम पे विराट कोहली चेस करते हुए आएगा इस टारगेट पे। ऊपर से अगर रियान बेटा ईज़ी कैच विराट कोहली का छोड़ देगा, फिर तो भूल ही जाओ।
अगर 225 230 का टारगेट है, फिर आप विराट कोहली का कैच छोड़ना एफर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो 30-40 बॉल्स बहुत स्लो खेलते हैं, तब कैच छोड़ना थोड़ा बहुत आपके लिए फायदा हो सकता है कि वो स्लो खेल रहा है, कि अगला बैट्समैन जो पावर हिट कर सकता है उसको कम बॉल मिलेगा। लेकिन 174 के टारगेट पे आप कैच छोड़ना बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर सकते हो। रियान पराग बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया था संदीप शर्मा के बॉल पे, है ना, फोर्थ ओवर था शायद वो। एनीवे, ऊपर से आरसीबी की टीम पे है फिल सॉल्ट, पावर प्ले में मैच खत्म कर दे यार। 6 ओवर पे 65 फॉर 0 आरसीबी पावर प्ले में, 174 के टारगेट पे अगर 6 ओवर पे 65 आ जाएगा तो अब कहां से जीतेगा यार। लेकिन आरसीबी के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब दिन नहीं गया है, फील्डिंग पे बहुत ही खराब दिन गया है। आरआर ने भी खराब फील्डिंग किया, लेकिन उनसे भी खराब था आज आरसीबी। सुयश शर्मा बॉलिंग डालता है, बैट्समैन डिफेंस करता है, उसके हाथ पे बॉल आ रहा है, उसके हाथ से बॉल निकल जा रहा है, पीछे से पैर के बीच से बॉल चला जा रहा है। सुयश शर्मा थर्ड मैन पे खड़ा होता है, एक बाउंस पे उसके हाथ पे बॉल आना चाहिए, उसके हाथ के साइड से निकल जा रहा है, चौका आ रहा है। विराट कोहली इजी कैच छोड़ देता है लॉन्ग ऑफ पे, विराट कोहली। लियाम लिविंगस्टन कवर पे कैच छोड़ देता है। इयास दयाल पॉइंट पे खड़ा हो रहा है, मतलब इयास दयाल को पॉइंट पे कौन खड़ा करता है, वो इजी कैच छोड़ दे रहा है। बहुत सारे मिसफील्ड हुआ है, बहुत सारे कैच छोड़ा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा रन हुआ है, वरना इतना रन भी नहीं बनता था आरआर का। बहुत सारे कैच छोड़े, ऐसा नहीं आरआर ने अच्छा फील्डिंग किया, आरआर ने भी बहुत खराब फील्डिंग किया है। लेकिन थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। पावर प्ले में आरआर का स्कोर था 45, और अगर मैं पहला इनिंग्स देखा आरआर का, वो देख के लगा मुझे कि जनरली लगा कि इस पिच पे बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले इनिंग्स पे दोपहर को बिल्कुल भी आसान नहीं था, बॉल बहुत ज्यादा होल्ड हो रहा था, ग्रिप बहुत ज्यादा हो रहा था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन ऐसा है ना कि अगर आपको पता है इस पिच पे रन बनाना इतना आसान नहीं है पहले इनिंग्स पे, और अगर आपको पता है उस सेकंड इनिंग्स पे जो बैटिंग करने आएंगे वो फिल सॉल्ट है, रजत पाटीदार है, लियाम लिविंगस्टन है, ऊपर से विराट कोहली जैसे कि इंसान बैठा है, तो आपको थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन के बाहर आके कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स खेल के आपको कुछ एक्स्ट्रा रन बनाना पड़ेगा, जो संजू ने ट्राई नहीं किया। और जब भी ट्राई किया, सेवंथ ओवर में कुणाल के अगेंस्ट ट्राई किया तो वो आउट हो गया, 19 बॉल के 15 रन। अगर आप संजू का आउट देखो, एक बार देखो पिच में कितना लो बाउंस था पहले इनिंग्स पे, जहां पे जीतेश ने वो बॉल कलेक्ट किया, ऑलमोस्ट स्टंप के आधे हाइट से भी नीचे था। संजू का बैट इतना नीचे था, उससे भी नीचे चला गया बॉल। तो टफ जरूर था, लेकिन इससे बेटर बैटिंग हो सकता था मेरे हिसाब से। रियान पराग आता है, इन दोनों के बीच, जसवाल और रियान पराग के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप होता है। रियान पराग अच्छा खासा खेल रहा था, 22 बॉल बना खेल के 30 रन, कुछ शॉट्स बहुत अच्छा मारा है। लेकिन 14th ओवर पे इयाज दल के बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन 98.4 किलोमीटर पर ओवर पे आउट हो गया, फंस गया, पूरी तरह से डिसीव हो गया। और रियान पराग के प्रॉब्लम पूरे टूर्नामेंट पे रहा है। इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है, जब भी बॉल बैट से निकालते लगता है कि क्या शानदार बैटिंग कर रहा है आज भी। इनफेक्ट अगर उस रियान पराग का 22 बॉल देखो और तब तक अगर जायसवाल का बैटिंग देखो, रियान पराग जायसवाल से बेटर लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से बॉल उसके हाथ से बैट से निकल रहा था। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि लंबा नहीं कर पा रहा इनिंग्स को। अगर रियान पराग आज के दिन भी इनिंग्स को थोड़ा लंबा करता तो 174 का टारगेट शायद 195 196 तक पहुंच सकता था। लेकिन उधर वो आउट हो गया। फिर 16th ओवर पे हेजलवुड के बॉल पे स्विप करते हुए जसवाल भी आउट हो गया। हालांकि अच्छा नॉक खेल के गया है, 47 बॉल पे कुछ 74, बहुत ही मेच्योर नॉक था, ज्यादा वो भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन थोड़ा बहुत साथ देना था। ध्रुव जुरल आया था बैटिंग करने को, पहले 15 बॉल्स खेल के 15 रन पे था ध्रुव जुरल, पहले 15 बॉल्स खेल के 15 रन पे था। हेटमेयर्स भी बिल्कुल कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो मतलब लास्ट के 3 ओवर पे जुरल ने कुछ कनेक्ट करके रन बनाया, लास्ट की 5 ओवर पे सिर्फ 59 रन 173 बनाए। हेजलवुड ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, यजदल ने अच्छा बॉलिंग किया, सुयस थोड़ा मार खा गया, कुणाल पांड्या ने अच्छा खासा बॉलिंग किया, सबने अच्छा बॉलिंग किया। और 174 मुझे देख के लगा कि शायद अगर आप शुरू में आके 3-4 विकेट नहीं लोगे तो आप नहीं जीतोगे। फोर्थ ओवर था संदीप शर्मा का, जहां पे पहली बॉल पे विराट कोहली आउट था, रियान पराग ने वो कैच छोड़ दिया। जब पावर प्ले का लास्ट ओवर संदीप शर्मा डालने आया, फिल सॉल्ट को भी आउट कर दिया था, लेकिन कवर पे जसपाल ने फिल सॉल्ट का कैच छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा था। थिक्शन आया, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग, हसारंगा आया, बहुत ही शॉर्ट बॉल, मतलब दोनों स्पिनर्स ने बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग किया। 9th ओवर में कार्तिकेयन आगे सॉल्ट को आउट किया, 33 बॉल पे 65, आउटस्टैंडिंग नॉक करके गए। जब फिल सॉल्ट खेलते हैं लगता भी नहीं है कि एंड पे, दूसरे एंड पे विराट कोहली खड़ा है, सिर्फ फिल सॉल्ट ही नजर आता है। मतलब पावर प्ले के 70-80% बॉल तो वो खुद खेलता है, विराट कोहली को बॉल मिलता नहीं, 12-13 बॉल मिलता है। उस दिन भी अगर आप देख लो, पहले 3 ओवर पे जहां पे 53 बन गया था दिल्ली के अगेंस्ट, उधर भी ऑलमोस्ट कितना, पहले 3 ओवर पे 3.4 ओवर पे शायद 17 या 18 बॉल फिलसॉल्ट खुद खेल गया था। तो विराट कोहली नजर नहीं आता। फिर आप सोचो कि फिलसॉल्ट किस तरीके का बैटिंग करता है, और अगर आप उसको आउट नहीं करोगे तो आप कहां से मैच जीतोगे। पावर प्ले में खत्म कर दिया। आज एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं सुन नहीं पाया हूँ। साइमन केटिच कमेंट्री बॉक्स में था, और उन्होंने शायद फिलसॉल्ट को बहुत लंबे टाइम तक कोचिंग दिया है, बैटिंग कोचिंग दिया है। तो फिलसॉल्ट और साइमन केटिच का एक बात हो रहा था, और शायद साइमन केटिच ने पूछा था कि फिलसॉल्ट ने क्या चेंजेस किया है, और फिलसॉल्ट का आंसर ये था कि मैं
मतलब क्योंकि वो माइक पे था, उसने कहा कि मैं पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा मैं क्या चेंजेस लाया हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि दुनिया जाने में क्या चेंजेस लाया हूँ। एग्जैक्टली वो कन्वर्सेशन में सुन नहीं पाया कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। अगर आपने में से किसी ने सुना है तो मुझे बोल सकते हो। आर्चर को बहुत अच्छा बैटिंग किया है ना, कुछ प्लान शायद उसने आर्चर के अगेंस्ट बनाया था, जो मैंने साइमन केटेज की बात सुन के बाद में मुझे समझ में आया। तो बहुत अच्छा बैटिंग की आर्चर, फिर से थोड़ा शुरू में मार खा गया। अब 175 रन में क्या ही कर सकता है, अगर फिल्सला के शुरू में इतना मार दे कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद विराट कोहली का थर्ड 50 आ गया इस सीजन का। देवदत्त पडिक्कल मुझे देख के अच्छा लगा, पिछले मैच में 8-7 डॉट बॉल खेल गया था। इस मैच पे उसको कंफर्ट जोन पे वो उसको मिल गया कि चलो इस दर से 20 ओवर भी खेल लूंगा, कुछ नहीं चलेगा। उसने पहले शुरू में थोड़ा स्लो खेला, फिर मारना स्टार्ट किया, अच्छा बैटिंग, नॉट आउट रह के गया, वो भी बहुत अच्छा है। फील्डिंग आराम से भी बहुत खराब हुआ है, जयसवाल कैच छोड़ रहा है इधर। रियान पराग जो इतना अच्छा फील्डर है वो कैच छोड़ रहा है। थिक्शना तो है ही खराब फील्डर, थिक्शना ने जिंदगी में इतना इतने इतना आसान कैसे छोड़ा है सीएसके के लिए, मैं बोल नहीं सकता, मैं गिन के थक जाऊंगा, ठीक है। उसने एक कैच छोड़ दिया, देवदत्त पडिक्कल का कैच था, जहाँ पे तुषार देशपांडे थोड़ा शॉर्ट बॉल लगा था, देवदत्त पडिक्कल गाइड करते थर्ड मैन के, उधर से भाग गया थिक्शना। कैच भी छोड़ते और गुस्सा भी करता थिक्शना, मुझे ये समझ में नहीं आता। इजी कैच छोड़ के गुस्सा करता है, उसको फील्डिंग पे काम करना चाहिए, ठीक है। बोला तो फिर भी चलो ठीक ठाक अच्छा है। आरआर और एक मैच हार चुका है, मुझे लगा था कि आरआर ट्रैक पे आया है, इसके बाद फिर से अभी बैक टू बैक 2 मैच हार गए। और मुझे आरआर से दिक्कत ये है कि बॉलिंग से ये लोग हार नहीं रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैटिंग से हार रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बॉलिंग से हार रहे हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, बैटिंग से हार रहे हैं। बैटिंग इससे बेटर हो सकता है। अगर आपने 5-5 बैट्समैन को रिटेन किया है और सब इतने अच्छे बैट्समैन है, थोड़ा बहुत इंटेंट आना चाहिए इस बैटिंग में, थोड़ा बहुत और भी आपको अच्छा खेलना चाहिए। रियान पराग 1 सेकंड में कहना चाहूंगा, चाहे जितना भी अच्छा टच पे लगे, लंबा इनिंग्स उसको खेलना पड़ेगा। जब तक रियान पराग लंबा इनिंग्स नहीं खेलेगा, ये टीम अच्छा नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियान पराग इस टीम का। उसका स्ट्राइक रेट ऐसा है, वो कब स्ट्राइक रेट को एक्सलेट करते कब मार देता है किसी को पता नहीं लगेगा। तो उसका लंबा खेलना बनता है। ध्रुव जुरैल थोड़ा बहुत और एक्सलेट करके खेल सकता था। पहले 15 बॉल पे 15 रन डजंट मेक एनी सेंस टू मी। हेटमैन आज के दिन कनेक्ट कर ही नहीं था इस स्लो पिच पे। मैं हेटमैन को तो ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ऐसे पिचेस पे हमेशा ही फंसता है, चाहे वो रसेल हो, चाहे वो पुलर को छोड़ दो, पुलर थोड़ा अच्छा बैटिंग कर लेते हैं ऐसे पिचेस पे भी। चाहे वो रदरफोर्ड को भी देख लो, वो भी कल का मैच अगर मुझे याद है, एलएसजी वाला मैच, उधर वो भी फंस रहा था बाद में आके। तो ऐसे पिचेस पे इनका ऐसा होता है वेस्ट इंडीज बैट्समैन का, इनको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर संजू सैमसन का थोड़ा इंटेंस आना चाहिए। मैं आप ये नहीं कर सकते कि मैं टॉस हार गया, पहले बैटिंग आ गया, फिर फर्स्ट इनिंग से बॉल इतना ज्यादा होल्ड हो रहा था, हमसे बैटिंग हुआ नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत और इंटेंट के साथ बैटिंग करके फिर हार जाओ, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैक टू बैक 2 मैचेस आ रहा, बैटिंग की वजह से हारा है, बॉलिंग की वजह से नहीं हार रहा है। क्योंकि पहला मैच बॉलिंग की वजह से हारा था, उसके बाद दूसरा मैच भी बॉलिंग की वजह से हारा था, केकेआर के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग की वजह से हारा था, नहीं उधर भी थोड़ा बैटिंग अच्छा हो सकता था। सीएसके के अगेंस्ट ऑलराउंड अच्छा परफॉर्मेंस था, बॉलिंग ने भी अच्छा किया था, तो आप मैच जीते, आपने 183 को डिफेंड किया। चाहे आप जितना भी कह लो कि तुषार देशपांडे रन दे रहे हैं, आप एटलीस्ट रन के आसपास तो पहुंचो। आप 150 में 200, 215 216 चेस करते हो, आप 115 में आउट हो रहे हो, 150 में आउट हो रहे हो, आज आप 174 बना रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत बैटिंग पे सबको अच्छा खेलना पड़ेगा। और आरसीबी के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ वीकनेस है। उनका वीकनेस उनका होम ग्राउंड ही है, मतलब 4-4 एवे गेम मैचेस जीत गए लोग, एक चेन्नई में, एक चेन्नई चेपॉक बोल रहा हूँ, एक चेपॉक में, एक वानखड़े में, एक ईडन गार्डन में, और अभी जीत चुका है जयपुर में, ठीक है। तो रजत पाटीदार तो सब कुछ सही कर रहा है अभी के लिए। बस घर में जीतना अगर सीख जाएगा तो आरसीबी का क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर 6 में से 4 मैच बाहर जीत चुका है, इज ग्रेट साइन। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।